नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वही वक्फ वाला विवाद तो काफ़ी बढ़ गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट तरह तरह की आशाएं बंधा रहा है। इसका इतिहास है, ये बहुत सारी आशाएं बंधाता है और उस पर धीरे से तुषारापात कर देता है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की चीज़ें इस पूरे वक्फ वाले प्रकरण में हो गई हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है? खबर आ रही है, खबर ऊपर से निकल जा रही है, बड़े बड़े पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल हो जा रहे हैं और उसके ऊपर से निकल जा रही। तो सरल भाषा में जो वक्फ कानून है वो क्या बना है, उसमें क्या पचड़े क्या हैं, लफड़े क्या हैं और उस पर आपत्तियाँ क्या हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे विवादास्पद चीज़ें हैं वो क्या हैं और उनमें किस तरह से उनका सरल तरीके से समझेंगे, उसका असर मुसलमानों के ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम लोगों को रखना। दरअसल देखने में लगता है कि भाई ठीक है, हम एक सेकुलर देश हैं तो सभी लोग उसमें शामिल हो, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मसला वहाँ पर है नहीं। इसके पीछे थोड़ा सा एक अलग तरह का खेल है। वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम लोग कौन होंगे, ये फैसला कौन करेगा, पहले ये समझने की ज़रूरत है। और ये भी समझने की ज़रूरत है जो वक्फ बोर्ड का गठन होता है वो कौन करता है। अभी तक जितने भी वक्फ बोर्ड होते हैं वो अपने आप ऐसा नहीं होता कि किसी मस्जिद में फ़ैसला हो गया, किसी मौलाना ने ऐलान कर दिया या कुछ अलग मुसलमानों के कोई संगठन कर दें, ऐसा नहीं होता है। वक्फ बोर्ड जो बनता है वो बनाती है सरकार। सरकार का उसमें एक जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक भी उसका मेंबर होता है, एक कोई वकील भी उसका मेंबर होता है। उसमें सिर्फ अगर मुसलमानों का एक प्रतिनिधि अगर देखा जाए, मुसलमान सही मायने में मुसलमान के तौर पे, तो एक उसमें होता है धार्मिक मामलों का जानकार, यानी कोई शरीयत का जानकार, काजी वाजी टाइप का आदमी जिसको नॉलेज हो इस्लाम के कानून की। क्योंकि ये इस्लामिक संगठन है तो इसके अंदर अगर कुछ हो रहा है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही इसको चलना है, तो वो धर्म के विपरीत है या पक्ष में। अब क्यों चलना है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये वक्फ जो होता है ये है ही एक धार्मिक मान्यता। कैसे, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वक्फ कुछ नहीं होता है। वक्फ ये होता है कि भाई मैं हूँ, मेरा पैसा है, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे का इस्तेमाल मेरे बाद मेरी मर्जी के मुताबिक हो, तो मैं उस पैसे को भगवान के नाम कर देता हूँ। चूँकि इस्लाम में एक चीज़ साफ़ की गई है कि जो चीज़ वक्फ की गई है उस ज़मीन पे ना तो कोई कब्ज़ा कर सकता, ना उसको किसी को बेचा जा सकता, ना उस पर कोई कब्ज़ा कर सकता और ना वो किसी को दी जा सकती। यानी मैंने अगर कह दिया कि मेरी जो ज़मीन में दान कर रहा हूँ उससे यूनिवर्सिटी बनेगी, उसी में ये काम आएगी, तो मेरी ज़मीन पे यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ नहीं बन सकता। अब मैं तो दुनिया में हूँ नहीं और धार्मिक इच्छा मेरी जो है वो मेरी जो मैं भगवान के नाम या अल्लाह के नाम जो ज़मीन करके गया हूँ वो उसका वही काम हो, तो ये कौन करेगा। ये काम करने के लिए एक व्यवस्था बनी और वो व्यवस्था थी एक वक्फ बोर्ड जो सरकार की देखरेख में काम करता है। सरकार के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। बस ये चूँकि एक इस्लामिक रीति रिवाज को का पालन करने वाली संस्था है तो इसमें इस्लाम का जानकार होना ज़रूरी है। तो अब इस संस्था को, जैसे अभी मोदी जी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, मुसलमान के लड़के पंक्चर जोड़ रहे हैं। अरे भाई, वक्फ का जो बताया कि वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वो किसी का पंचर ना जोड़ो अभियान और उसके लिए नहीं बना है। जिस आदमी ने वक्फ किया उसने जो सोच के किया वही होगा, या फिर उसने कह दिया कि मेरा जन कल्याण में इस्तेमाल हो तो जन कल्याण में होगा। अब आप ऐसा थोड़ी है कि किसी आदमी ने कहा अनाथालय के लिए ज़मीन देता हूँ, उस ज़मीन को उठा के आप क्या करोगे। उस ज़मीन को उठा के आपने पता चला कि जो पंचर मुक्ति योजना में लगा दिया। तो जब इतनी कम समझ वक्फ की है भारत के प्रधानमंत्री को, और आप सोचने की बात है कि उन्होंने कानून बदल दिया, खैर, तो अब आप वक्फ का कंसेप्ट समझ गए और आप ये भी समझ गए कि वक्फ के जो बोर्ड हैं उसमें व्यवस्था
कैसे चलती है, क्योंकि वो पूरा एक इस्लाम के धारणा के अनुसार ही ये दान होता है। वक्फ के पास है ज़मीन बहुत ज़्यादा, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें विवाद में रहती हैं। तो अब जो बोर्ड का गठन हुआ है उसमें जब ये 2 आदमी रख देंगे बाहर के, और उस बोर्ड के अंदर ताकतें उसकी कर दी हैं कर्टेल। कर्टेल कैसे कर दी हैं? पहले ये होता था कि एक वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ बोर्ड को ये लगा तो कि भैया ये पर्टिकुलर ज़मीन है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर ज़मीन है, कुछ लोग कह रहे हैं ओबेरॉय होटल है सिविल लाइंस में, वो हमारी वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है। तो अगर वो वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है तो जो वक्फ बोर्ड है उसका जो लीगल एक्सपर्ट है और वो सारे के सारे जो मेंबर हैं वो सारे के सारे मिल के, उसमें कोई एक ही धार्मिक नियुक्ति होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, और एक नियुक्ति होती है एक प्रबंधक की, क्योंकि एक मुतवल्ली होता है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को देखरेख कर रहा होता है। तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा जिस प्रॉपर्टी से आमदनी होती हो उस प्रॉपर्टी का कोई एक मैनेजर उसमें रख लेते हैं बोर्ड में, ताकि वो ये बता सके कि भाई कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सपर्ट होना चाहिए। खैर, तो ये जो ज़मीन है इसको आपने कहा कि जैसे ओबेरॉय होटल की ज़मीन है, तो वक्फ क्या कहेगा, भाई ये हमारी ज़मीन है। अभी तक का कानून कहता है कि अगर आपने कह दिया हमारी ज़मीन है, और तो आप जो है क्या करोगे कि नहीं ये वक्फ बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी ज़मीन नहीं है। तो किसको बोलोगे? तो एक सरकार कोर्ट बनाती है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जैसे अलग अलग तरह के ट्रिब्यूनल, छोटी अदालत होती है ट्रिब्यूनल एक अदालत होती है जिसका कि एक विशिष्ट मकसद होता है। जैसे रेरा ट्रिब्यूनल है, वो केवल रियल एस्टेट से जुड़े हुए मामलों को देखती है। अगर आपका कहीं पे रेरा कानून के तहत कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पे आप जाइए। तो ऐसे ही एक ट्रिब्यूनल वक्फ के लिए बना हुआ है, ताकि वक्फ के जुड़े हुए आपके जो चीज़ें उसको लेकर आप मुकदमा लड़िए। वहाँ पे एक जज होता है, सरकार का नियुक्त जज होता है, कोई अलग से ऐसा नहीं होता है, एक जैसे नॉर्मल जज होते हैं वैसे जज वहाँ बैठे होते हैं, जज साहब। अब उन जज साहब के पास में जाके अगर फैसला होगा, और फैसला होने के बाद में अगर उन जज साहब ने कहा नहीं ये ज़मीन वक्फ की है, और आपको लगता है नहीं वक्फ की नहीं है, ये तो मेरी अपनी ज़मीन है, तो आप ऊपर चले जाओ, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में आप उसको चुनौती दो, और बाकायदा आप अगर जीत गए मुकदमा तो ज़मीन आपकी मानी जाएगी। ऐसे बहुत सारे फैसले अभी तक हो चुके हैं। खैर, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसमें इन्होंने एक बदलाव किया। बदलाव ये किया कि डीएम साहब जो थे, कलेक्टर साहब, एक आईएएस अधिकारी जो सरकार का आदमी है, उसको कह दिया कि इसका फैसला फाइनल होगा कि ज़मीन वक्फ की है या नहीं है, और अगर उसने कह दिया तो अंतिम और सर्वमान्य होगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कई जगहों पर सरकार के और वक्फ के बीच में विवाद है। सरकार कहती है सरकारी ज़मीन है और वक्फ कहता है वक्फ की ज़मीन है। सरकार किसी वक्फ की ज़मीन को टेक ओवर कर लेती है, या किसी और तरह से ऐतिहासिक तरीके से ये मामला चला आ रहा है। तो अब आप सोचिए, एक तरफ सरकार पार्टी है, मतलब सरकार की तरफ से वही डीएम पार्टी है, और दूसरी तरफ वक्फ पार्टी है। तो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना भाई, कि वही आदमी फैसला करेगा जो आदमी इसमें पार्टी है, तो सही फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इस कानून को लेकर ये भी एक विवाद हो रहा है कि भाई डीएम को आपने पावर दे दी। दूसरा, आपने क्या कर दिया कि जो 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है जिस संपत्ति में वक्फ की, वो संपत्ति उसी की हो जाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है डर के मारे। अंटीला बना हुआ है ना। अंटीला पे कितने साल से काबिज है अंबानी जी? 12 साल से तो ऊपर हो गए। किस पे बना है? किसी एक आदमी ने यतीम खाना यानी अनाथालय बनाने के लिए वक्फ को ज़मीन दी थी। उस ज़मीन को करप्शन करके गैर कानूनी तरीके से वक्फ के कुछ मेंबरों से अंबानी साहब ने खरीद ली। गैर कानूनी तरीके से कैसे? वक्फ बोर्ड के 9 मेंबर होते हैं। 9 मेंबरों में से जब तक 6 लोग यानी 2/3 लोग बहुमत से ये ना कहें कि ये ज़मीन हम बेच सकते हैं और उस पैसे को फलां वेलफेयर के काम में लगा सकते हैं, तब तक उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अंबानी की ज़मीन 9 में से 5 लोगों के बहुमत से बेची गई, ना कि 6। अब आप 2 मेंबर जो बाहर वाले ये घुसाएंगे, उसके आने के बाद वक्फ बोर्ड की तस्वीर देख सकते हैं। उसके अंदर एक सांसद विधायक भी रहेगा,
2 प्रतिष्ठित नागरिक भी रहेंगे और 2 महिलाएं भी रहेंगी, और ये सब सरकार की पसंद के रहेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड में सरकार का दखल सबसे ज़्यादा होता है। याद कीजिए, यूं सरकार बदली और यूं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बदला। अभी आम आदमी पार्टी हारी दिल्ली में, अमानतुल्लाह खां को हटा के दूसरा चेयरमैन बना दिया गया। यानी वक्फ जो है उसको कौन चलाता है? सरकार चलाती है। तो ऐसे में जितनी संपत्तियां आपकी बाहर लोगों ने दबा रखी थी 12 साल दिखा के, वो तो लूट मच जाएगी। इतनी बड़ी लूट जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे में चिंता होना स्वाभाविक है कि नहीं भाई? जिसकी ज़मीन है उसके लिए। सरकार ये आपको नहीं बता रही है। सरकार कह रही है महिलाओं को, भाई पहले तो 9 के 9 मेंबर भी महिला हो सकते थे, अब 2 हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक चीज़ और भी हो रही है कि इसमें कुछ एक कानून है, जैसे अलाल औलाद कानून है एक। इस कानून में भी बड़ा चक्कर है। अब ये क्या है? अलाल औलाद मतलब ये है कि भैया मैंने वक्फ किया, जाते समय चचा गए और अपनी जो पढ़िए उनका जो बंगला था या उनकी जो जागीर थी या उनकी ज़मीन थी वो दे के चले गए, वक्फ करके चले गए। लेकिन उनके दिल में ये है कि भाई वक्फ तो मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी औलादें हैं उनका पहले इस्तेमाल औलादें करेंगी, उसके बाद ये वक्फ हो जाएगी। लिख के चले गए, ठीक है साहब, या कह के चले गए। वक्फ कानून में कह के भी जाया जा सकता था। अब ये कह रहे हैं लिख के जाओ और रजिस्टर करा के जाओ, और जिसके पास रजिस्टर नहीं है उसकी ज़मीन गई, यानी वो ज़मीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। तो अब औलादों का मतलब क्या है? इस्लाम में औलाद का कुछ मतलब है। इस्लाम में औलाद का मतलब सिर्फ पुत्र और पुत्री नहीं है, जैसे अक्सर लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे उसके आगे की जनरेशन भी औलाद हैं, और उस जनरेशन तक जहाँ तक वो उत्तराधिकार साबित हो सकता है वो उसके मालिक हैं। उनके मरने के बाद या उनके नहीं रहने पर यह संपत्ति फिर वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, वक्फ की हो जाएगी, जिसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है, मालिक नहीं है उसका। अब क्या कर दिया इन्होंने, उसके अंदर भी कुछ बदलाव कर दिए हैं, और उसमें बदलाव ऐसा किया है जो अपने आप में इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है। अब इस्लाम की मान्यता क्या है? दरअसल इस्लाम में जो संपत्ति का बंटवारा होता है, वो संपत्ति का बंटवारा ऐसे नहीं होता कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा चली आ रही है कि संपत्ति पुत्र की होती है। संयुक्त परिवार है तो बड़ा पुत्र उसका हो जाएगा चीफ। अभी 2 बेटे हैं, बराबर बराबर हो जाएगा। फिर केंद्र सरकार एक कानून ले आई किसी ज़माने में, उसमें यह है कि लड़का लड़की सबको बराबर बराबर बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं किसी की बहन को मिलता नहीं है, लोग भावनात्मक की सब चीज़ों से साइन करा लेते हैं। लड़की कहती है मामला मायका छूट जाएगा, भाई छूट जाएंगे, पैसे का क्या करना है, प्रॉपर्टी का क्या करना है, भाई लोगों तुम बांट लो, और वो छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये किया कि जो इस्लाम का जो प्रावधान है उसके हिसाब से, शरीयत के हिसाब से लड़की का हक 1/3 मांगा गया है। मतलब मेरे अगर 2 लड़के, एक लड़का और एक लड़की है, तो 1/3 मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लड़की को मिलेगा, 2/3 हिस्सा लड़के को मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 लड़कियां 6 लड़के हैं, तो आप वो 6 लड़कों को 2/3 प्रॉपर्टी में से बांट दो और 1/3 में से लड़कियों को बांट दो। ये एक सिस्टम है। अगर लड़की एक है, लड़के ज़्यादा हैं, तो लड़की को फ़ायदा हो जाएगा। उस व्यवस्था के अंदर जो आपकी लड़की को 1/3 हक होता था, सरकार कह रही है उसका आधा हक कर दो। किस में कर दो? अलाल औलाद के अंदर। अब आप इस चीज़ को समझें। एक तो आपने वो जो एक उनकी धार्मिक मान्यता, उनका एक पर्सनल लॉ चला आ रहा है इस देश में। पर्सनल लॉ, इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन अपनी आस्था के अनुसार कर सकते हैं, उसी के अंतर्गत वो बना हुआ है। अब वो जो महिला है उसको आपने एक तरह से जिस संपत्ति को सिर्फ यूज करना था, मुतवल्ली मैंने बताया था अभी एक संपत्ति की देखरेख करने वाला, तो आपकी औलाद की हैसियत मुतवल्ली वाली हो गई थी ना, कि जब तक
औलादें हैं वो ही इसकी मुतवल्ली रहेंगी, उसके बाद वक्फ का मुतवल्ली आ जाएगा। या कहें कि देख रेख करने वाला या केयर टेकर जो है, केयर टेकर ज़्यादा अच्छा टर्म है, वो तब तक तो औलादें ही रहेंगी जब तक कि औलाद हैं। जब ज़्यादा पीछे की जनरेशन हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा कौन औलाद है, उस स्थिति में ये जो काम है ये फिर वक्फ बोर्ड के पास चला जाएगा। ज़मीन के मालिक ये नहीं है, तो जिस ज़मीन के मालिक नहीं है उसमें हक और बंटवारे का कानून आप कैसे बना सकते हो? और इन्होंने इस कानून में जो महिलाओं को हक देने वाली बराबर हक का एक राजनीतिक कार्ड खेला है, उसके ज़रिए जो पूरी सिस्टम, शरीयत का पूरा सिस्टम और पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब कर दिया। और ऐसे डिस्टर्ब कर दिया जैसे ये उत्तराधिकार कानून हो। भाई बाप की दौलत बेटों को मिलनी है, उस केस में आप कुछ कह दो तो समझ में आता है। यहाँ दौलत तो उनको मिलनी नहीं है, यहाँ तो ये केयर टेकर हैं, और केयर टेकर में अगर आप हक की बात डाल दोगे तो एक कन्फ्लिक्ट हो गया। इसके कारण उत्तराधिकार कानून जो है उसमें हस्तक्षेप हो गया, इसलिए इस पर आपत्ति हो रही हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, यूज़र वक्फ। अब ये क्या है? जामा मस्जिद बनाई गई थी मुगलों के ज़माने में, बनाई गई थी। अब उस ज़माने में जामा मस्जिद कहा बादशाह ने, जाओ भाई, शाहजहाँ ने कह दिया आज से जामा मस्जिद दी जाती है, ठीक है भाई, आप इसके मौलाना हो गए, ठीक है भाई। अब वो चलाए जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, अपना वहाँ देख रेख होती रहती है। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी बन गई है, मैनेजमेंट कमेटी, वो अपना लेके चंदा वंदा साफ़ सफाई करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं। मस्जिद में कोई संपत्ति तो होती नहीं है, और वहाँ पे उस मैनेजमेंट में मस्जिद चली जा रही है। अब हो गए 300 साल, 200 साल, 400 साल। अब उसको अचानक आप बोलोगे कि भाई ये संपत्ति जो है 40 दिन के अंदर आपको अपनी रजिस्टर करा लो, नहीं तो गई आपकी। अभी तक ये था कि जो संपत्ति अगर 200, 400, 400 साल से इस्तेमाल हो रही है वो वक्फ मानी जाएगी भाई, वो क्योंकि भगवान के काम आ रही है, वो मस्जिद ही है, इस्लाम के काम आ रही है, या वहाँ पे दरगाह बनी हुई है या कब्रस्तान ही बना हुआ है। अब आप अचानक कहोगे पेपर दिखाओ। ये पेपर दिखाने का बड़ा शौक है इस सरकार को, याद है सीए में भी यही किया था, कागज़ दिखाइए आप। पता नहीं कितने लोग हिंदू मुसलमान सब असम की जेल वहाँ पड़े हुए हैं सेंटरों में, जो कि भैया तुम कागज़ नहीं दिखा पाए थे 70 से पहले, तुम भारत के नागरिक थे, चलो बेटा, वो खुली जेलों में डाल दिए गए। तो उस तरह से इनके बोल रहे हैं कागज़ लाओ, और जो जो संपत्तियां हैं उन्हें अपने नाम पर रजिस्टर कराओ, और 6 महीने का शायद टाइम दिया है, अब उतने दिन में करा लो। अब करा लो, अपना उस पर हक साबित करो, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी संपत्तियां, क्योंकि इसमें फैसला डीएम को लेना है। और आजकल अधिकारी कैसे काम करते हैं, हमने पिछले संबल में देख लिया था, वो एक पहलवान टाइप का वो पुलिस का सीओ था, क्या क्या कर रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं ये अपने आप में मुसलमानों को टेंशन दे रही हैं। इसके साथ साथ इसमें लिमिटेशन एक्ट का भी प्रावधान हो गया है। वो क्या है, 12 साल से ज़्यादा अगर किसी संपत्ति पे कोई और काबिज है, जैसे अंबानी जी वहाँ काबिज हैं, दुनिया भर का कब्जा लोगों ने, अवैध कब्जा वक्फ की संपत्तियों पे देश भर में किया हुआ है। तो जो जो आदमी 12 साल से उस संपत्ति पे काबिज है उस पर वक्फ का कोई क्लेम नहीं बनेगा। यानी वो भी क्या, तो इन चीज़ों के कारण बहुत सारा असर पड़ रहा है। अब आप संविधान के नज़रिए से इसको समझें, और सरल करने की कोशिश करता हूँ। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया गया संविधान में। अनुच्छेद 26 कहता है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। 226 भी कहता है अपने मामलों का संचालन करने का अधिकार किसी भी धर्म के लोगों को है। आज मुसलमान टारगेट पे हैं सरकार के क्या, एक खास विचारधारा के, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स मेजिटोरियन डिवाइड पॉलिसी है, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, और उसमें वो उनको सूट करता है, इसलिए वो मुसलमान पे हमला कर रहे हैं। लेकिन जैन, ईसाई, सिख,
इन सब लोगों के मामले में भी अगर आप उनके धार्मिक मामलों में अगर ऐसे ही दखल बनाते जाओगे तो वो इस देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कैसे रह पाएंगे। आप तो हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते हो, उसलिए 26B बनाया गया था कि भैया जो समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय, दूसरे समुदाय, उनको अपना जीवन और अपना धार्मिक मान्यताएं मनाने का पूरा अधिकार है। 29 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, 29 और 30 में अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और संस्थानों की रक्षा करने का अधिकार है। उसी अधिकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलती है, उसी से जामिया, वरना तो सरकार कभी का इनका कुछ कर चुकी होती है, कोशिश भी करती रहती है। और उसी अधिकार के तहत तो ये सारा कार्यक्रम चलेगा कि भाई हमारी जो संस्कृति, भाषा है और हमारे संस्थान हैं, इनकी रक्षा करने का हमको अधिकार है। तो उसमें भी इस एक्ट के तहत दखलंदाजी दिखाई देती है। एक समानता का अधिकारी भी है अनुच्छेद 14 में, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया एक बात बताओ, हम आपके मंदिर में तो आप ट्रस्टी बनाते नहीं हो किसी को। एक मसला उठा कि बनारस का जो ट्रस्ट है, काशी कॉरिडोर, उस ट्रस्ट का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? डीएम होगा। लेकिन अगर बनारस का डीएम किसी दूसरे धर्म का आदमी हो गया तो वो उस ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं हो सकता, उसके एक नीचे का या ऊपर का अधिकारी होगा। यानी हिंदू धर्म के मामले में आप धार्मिक मान्यताओं का अधिकार, आप वहाँ पर अपने संस्कृति का अधिकार और अपनी भाषा और संस्थानों को बचाने का अधिकार दे रहे हो। इतना तक दे रहे हो कि एक सरकारी अधिकारी डीएम अगर दूसरे धर्म का है तो वो वहाँ पर नहीं रहेगा पदेन अध्यक्ष। और यहाँ पर आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के 2 आदमी रख दो जो उन धार्मिक मामलों को संचालित करें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो समानता के अधिकार के खिलाफ हैं, क्योंकि राज्य भेदभाव कर रहा है। एक धर्म के मामले में कुछ कानून, दूसरे धर्म के मामले में कुछ कानून। इसलिए समान परिस्थितियों में 2 अलग अलग व्यवस्था बनाने का मतलब ये है कि ये संविधान का उल्लंघन है। और अनुच्छेद 25 तो मैंने आपको बताई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा के अधिकार का भी एक मसला आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो अल्लाह की संपत्ति है, उस संपत्ति को, जो भगवान की संपत्ति है, वो आसमान से नहीं टपकी है, वक्फ बोर्ड कहीं से उठा नहीं लाया है। वो संपत्ति उनकी अपनी संपत्ति है और संपत्ति पे कब्जे ना हो, उस संपत्ति को लोग लूट ना लें, इसके लिए वक्फ बोर्ड बनता है। तो बोर्ड एक बोर्ड नहीं बनता है, हर राज्य में सरकार अलग अलग बोर्ड बनाती है। यूपी का बोर्ड है, वहाँ योगी जी को मानने वाले लोग होंगे, एक अलग जगह यहाँ बोर्ड, वहाँ बोर्ड, सब जगह पे बोर्ड। भारतीय जनता पार्टी में भी तो मुसलमान है ना, तो उनको बोर्ड में रख। तो ये अलग अलग जगहों पर बोर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बोर्ड का मतलब हो गया कोई अलग ही टाइप का जो है जमीयत उलमाई हिंद हो गई है, ऐसा नहीं है। वो एक बोर्ड मतलब एक सरकार का बोर्ड है। तो वो बोर्ड जो है वो सबको ध्यान रखता है और उस बोर्ड का काम है कि उसकी देखरेख करना। और वो बोर्ड अगर अपनी संपत्तियों की देखरेख कैसे करेगा? अगर आप उसकी ताकत सारी छीन लोगे, उसकी ताकत को कमज़ोर कर दोगे, डीएम को पावरफुल बना दोगे और इतना पावरफुल बना दोगे कि वो अपने दस्तखत से बोल देगा कि ये ज़मीन नहीं है वक्फ की, तो वक्फ की नहीं रहेगी। सारी ज़मीनों को रजिस्टर कराओ, इतनी ज़मीनें जितने की डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा हैं, उनको कह रहे हो आप रजिस्टर कराओ। कैसे इतनी जल्दी रजिस्टर हो जाएगी? पुरानी मस्जिदें और सारी दरगाहें अवैध हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? आप कहोगे कागज़ लाओ, दिखा नहीं पाएंगे। इस तरह से बड़ा ही खतरनाक टाइप का मामला बनता जा रहा है और नतीजा ये होने वाला है कि अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया तो लूट मच जाए। अभी फाइन डिटेल आनी बाकी है। मीडिया उस तरह काम नहीं कर रहा है जैसा पहले करता था, वरना आपको पता चलता कि कहाँ कहाँ पर किस किस मुसलमानों की संपत्ति पे कब्जा है। ग्वालियर में जिंसी नाले पे एक शिव मंदिर है, उसकी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो वहाँ मस्जिद की मीनारें हैं, मस्जिद का गुंबद है, अंदर मंदिर बना हुआ है।
ऐसी बहुत सारी संपत्तियां, ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पर अलग अलग लोग, कोई आरएसएस का आदमी भी हो सकता है, कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है, उन्होंने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हों, कहीं पे मार्केट बनी हो, कहीं पे मॉल बने हों। जब होटल बनने की बात हो सकती है दिल्ली में, तो 12 साल से ज़्यादा का कानून आती तो वो ज़मीनें सब खत्म, बाहर। दूसरे दिन वो जाके कलेक्टर साहब के पास अपने नाम रजिस्टर करा लेंगे। तो ये कानून बनाने का मतलब ये है बड़े लेवल पर डिस्टर्ब करना, और जितना बड़ा डिस्टर्बेंस होता है उतना ही ध्यान बटाने में आसानी होती है। जहाँ अगर पीछे धमाका होगा, सब काम छोड़ के आप धमाका देखने भाग जाओगे। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तरह से मैं समय समय पर बताता रहता हूँ, ट्रंप भक्ति चल रही है, दूसरी चीज़ें चल रही हैं और राष्ट्रीय हितों के साथ समझौते हो रहे हैं, उनकी तरफ से आपका ध्यान हट जाता है और इस बिल की आड़ में 10 दूसरे बिल पास हो जाते हैं और चलता रहता है, जो दिखाई देता रहता है। हमारा फ़र्ज़ है जहाँ जहाँ जो जो दिखेगा वो आपको बताएंगे। और आज के एपिसोड का मकसद क्या गलत है क्या सही है बताना नहीं था, सिर्फ उन आपत्तियों को जो वक्फ कानून के ऊपर हैं उनको आप समझ सकें सरल भाषा में, आपको समझ में आएगी ये जो वकील साहब बयान दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, और ये जज साहब के सामने जो बहस की जा रही है इसका मतलब क्या है, और अखबार जो है वो अलाल ए औलाद या कुछ लिख दे रहा है उसका मतलब क्या है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया। नमस्कार, जय हिंद।